आज गुस्से में सम्राट ने सारी सीमाएं पार कर दी और वो सब कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने रजत का नाम लेकर तान्या के चरित्र पर लांछन लगाया। कोई भी औरत सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने चरित्र पर लांछन नहीं। तान्या उसकी कही हुई बातों को याद कर करके रो रही थी। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात को दरवाजे पर हुई दस्तक सुन तान्या घबरा गई। उसने डरते हुए कहा, कौन है? दीदी, मैं हूं मनोज, जल्दी दरवाजा खोलिए। उसने फटाफट से दरवाजा खोला। आप इस वक्त? मनोज भैया, बात क्या है? सब ठीक तो है दीदी? सम्राट भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में हैं। सम्राट के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर तानिया का सिर चकराने लगा। उसने अपना फोन और पर्स लिया और मनोज के साथ गाड़ी से निकल गई। रास्ते में उसने जब अपना फोन देखा तो वो हैरान रह गई। अनजान नंबर से 4 मिस कॉल थी। उसके बाद रोहन और मनोज की मिस कॉल थी। दीदी, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मुझे रोहन भैया ने फ़ोन करके बताया कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें पुलिस वाले का फ़ोन आया था। उन्होंने आपका फ़ोन कई बार मिलाया, लेकिन आपने नहीं उठाया। इसलिए उन्होंने रोहन भैया को फ़ोन किया। अनजान नंबर से आप फ़ोन नहीं उठाती, समझ में आता है, लेकिन आपने रोहन भैया और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? फ़ोन साइलेंट पर था। तानिया का दिल कर रहा था कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे शर्म आ रही थी अपने आप पर, अपनी घटिया सोच पर। वो सम्राट के बारे में क्या सोच रही थी और उसके साथ क्या हो गया? सम्राट ना जाने किस अवस्था में सड़क पर घायल पड़ा हुआ होगा और वो उसके होटल में किसी और लड़की के साथ होने के बारे में सोच सोच कर उसे कोस रही थी। मनोज ने गाड़ी मनाली के सबसे बड़े हॉस्पिटल के आगे जाकर रोकी। मनोज जब तक गाड़ी पार्क कर रहा था तब तक तानिया दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गई। उसने रिसेप्शन पर जाकर कहा, अभी यहाँ एक एक्सीडेंट केस आया होगा, सम्राट ठाकुर नाम के व्यक्ति का। आप बता सकती है वो कहाँ है? वो इमरजेंसी वार्ड में है, जहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़ जाइए। इमरजेंसी वार्ड के बाहर डॉक्टर और पुलिस में बहस हो रही थी। डॉक्टर, में तानिया ठाकुर, सम्राट ठाकुर की पत्नी। मेरे पति कहाँ हैं? आपके पति की हालत गंभीर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब भगवान के हाथ में है। तानिया जरूर पेपर्स पर साइन करके सम्राट को देखने वार्ड में चली गई। पुलिस को मनोज ने संभाल लिया। सम्राट का खून से लथपथ शरीर देखकर तानिया इतनी जोर से रोई कि सबकी सांसें थम गई। उसका रोना सुनकर सिस्टर ने मनोज को बुलाया तानिया को संभालने के लिए। दीदी, आप इस तरह रोएंगी तो भैया का ध्यान कौन रखेगा? भरोसा रखिए भगवान पर, भैया को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। ये वक्त रोने का नहीं, भगवान से प्रार्थना करने का है। तानिया ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और आंखें बंद करके भगवान से सम्राट की सलामती की प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद उसका फोन बजने लगा। देखा तो रोहन का फोन था। सम्राट कैसा है? और उसका ऑपरेशन चल रहा है, मैं कल शाम तक मनाली पहुंच जाऊंगा। अभी कितने पैसे ट्रांसफर करूं? शुक्रिया, पर जरूरत नहीं है, उसका मेडिकल क्लेम है। शाम को तुम्हारी बात हुई थी क्या सम्राट से? बहुत तकलीफ में था। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी तानिया। जिस इंसान ने अपना घर बार छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाया तुम्हारे लिए, तुमने उस पर शक किया। हैरत की बात है, वो बार बार अपनी बेगुनाही की बात कहता रहा और तुम टस से मस नहीं हुई। रजत गलत नहीं हो सकता, लेकिन सम्राट हो सकता है। सम्राट के लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन उसने सबको छोड़कर तुम्हें चुना। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुमने उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई है? एक कठिन परिस्थिति आई नहीं कि तुम्हारा उस पर से भरोसा उठ गया। अगर उसने रजत का नाम लिया था तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा। उसकी बात पर विश्वास करती और बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करती, लेकिन तुमने सम्राट का साथ देने की बजाय रजत का पक्ष लिया। इससे पहले रोहन उसे और सुनाता। दीपिका ने उसके हाथ से फोन खींच लिया। सॉरी तानिया, तुम रोहन की बातों का बुरा मत मानना, वो इस वक्त जहनी तौर पर काफी परेशान है। तुम्हारे और सम्राट के बीच जो भी हुआ वो तुम्हारा निजी मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। सम्राट के एक्सीडेंट के लिए अपने आप को दोषी मत ठहराना। वो जल्दी ठीक हो जाएगा, अपना ख्याल रखो। कुछ भी समस्या हो तो मुझे फोन कर लेना। तानिया ने अपने आंसू पहुंचते हुए दीपिका को धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। मनोज ने आकर तानिया को बताया कि सम्राट के मम्मी पापा भी कल शाम तक मनाली पहुंच जाएंगे। फिलहाल दादी को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। तानिया और मनोज सम्राट के ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर नवीन ठाकुर बाहर आए। तानिया उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सम्राट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
अगले 24 घंटे उसके लिए बेहद अहम है। भगवान से दुआ कीजिए सब ठीक हो। ये सुनकर तानिया इस बार रो ही नहीं, उसके जज्बात मानो बर्फ में तब्दील हो गए हों। उसने मनोज को घर जाने के लिए कहा और वो खुद चुपचाप जाकर एक कोने में बैठकर भगवान का नाम जपने लगी। सम्राट ही तो उसकी स्याह जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आया था। अगर उसे कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी उसके बिना। वो असफल हो गई प्यार और विश्वास की परीक्षा में। उसने सम्राट से प्यार तो किया लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया। उसने जो देखा उस पर भरोसा किया, पर जो सम्राट ने कहा उसे अनसुना कर दिया। तान्या की आत्मा उसे कचोट रही थी। तुम थे तो थी ढेरों शिकायतें, बहुत सी नाराजगी, और अब जब तुम नहीं हो तो लगता है बड़े गैर मामूली से थे वो झगड़े जो अनजाने में इतने बड़े हो गए कि जिन्हें अब सुलझाना भी चाहे तो सुलझा नहीं सकते, तुम्हें मनाना भी चाहे तो मना नहीं सकते। जब कहने का वक्त था तब कहा नहीं, और अब हाथ में पछतावे के सिवा कुछ रहा नहीं। मनोज घर चला गया था। तानिया हॉस्पिटल में बैठे हुए अपने और सम्राट के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उसके प्रेम के आगे वो खुद को तुच्छ समझ रही थी। उसने उस इंसान पर अविश्वास जाहिर किया जिसने उसके कठिन समय में उसे अपने घर में पनाह दी, सुरक्षित रखा, जिसने उसके लिए अपने परिवार धन संपत्ति को त्यागने में एक क्षण नहीं गंवाया, जिसने हमेशा उसकी परवाह की, अपनी वसीयत उसके नाम लिख दी। वो बार बार अपनी सफाई देता रहा और उसने उस पर विश्वास नहीं किया। वो मन ही मन उससे माफी मांग रही थी, खुद को कोस रही थी। काश वो उस दिन सम्राट को बाहर जाने से रोक लेती। काश वो उस दिन रजत का पक्ष ना लेती। काश वो सम्राट से कह पाती कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है, उसके दिल और आत्मा पर सिर्फ उसी का अधिकार है। ऐसे बहुत सारे काश थे जो उसे परेशान कर रहे थे। वो सुबह से 2 बार गई थी सम्राट को आईसीयू में देखने के लिए। वो बेहोश था, सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी, सलाइन लगी हुई थी, शरीर कई सारे ट्यूब्स में उलझा हुआ था। उसने हल्के से उसके हाथ को छुआ, नजर भर देखा और बाहर आ गई। इस बार वो रोई नहीं, उसने अपने आप को संभाल लिया, ये कहकर कि उसका सम्राट जल्दी ठीक हो जाएगा, वो अपने रिश्ते को बिखरने नहीं देगी। वो मन ही मन भगवान का नाम जप रही थी। शाम को मनोज के साथ सम्राट के मम्मी पापा भी हॉस्पिटल आ गए। तानिया को देखते ही उन्होंने मुंह बना लिया और लगे खरी खोटी सुनाने। उन्हें रोकने के लिए बीच में सिस्टर को आना पड़ा। मैडम, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं है। आपका बेटा आईसीयू में बेहोश पड़ा हुआ है और आप यहाँ उसकी बीवी को बातें सुना रही हैं। आपका इनके साथ जो भी मसला है वो घर जाकर सुलझाइए, हॉस्पिटल में नहीं। सिस्टर की बात सुनकर सम्राट की मम्मी शांत हो गई। डॉक्टर के आने का समय हो गया था, इसलिए अभी किसी को भी सम्राट से मिलने की इजाजत नहीं थी। थोड़ी ही देर में रोहन भी आ गया। रोहन ने सम्राट के मम्मी पापा को प्रणाम किया और उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। सम्राट की मम्मी तो कुर्सी पर बैठे हुए रो रही थी। उसके पापा रोहन से बात कर रहे थे। सम्राट अभी होश में नहीं आया है, थोड़ी देर में डॉक्टर्स आएंगे, वही बताएंगे कि उसकी स्थिति कैसी है। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है सम्राट का। मनोज बता रहा था कि तेज रफ्तार कार सम्राट को मारकर चली गई। एक तो अंधेरा और उस पर गाड़ी इतनी रफ्तार से मार कर गई कि कोई गाड़ी का नंबर देख नहीं पाया। ये सुनकर रोहन परेशान हो गया। उसे सम्राट की कही हुई बातें ध्यान में आ रही थी। उसे भी कहीं न कहीं लगने लगा था कि जरूर इन सब हादसों के पीछे रजत का हाथ है। वो मन ही मन उस दिन को कोस रहा था जिस दिन तान्या और सम्राट की शादी हुई थी, जिस दिन तान्या ने मनाली में कदम रखा था। तान्या इस समय सबके तिरस्कार से भरी नजरों का सामना कर रही थी। सब उसे सम्राट के एक्सीडेंट के लिए कसूरवार ठहरा रहे थे। अपने सास ससुर की प्रतिक्रिया का तो उसे पहले से अंदाजा था, लेकिन उसे रोहन से ये उम्मीद नहीं थी। उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो शांत चित से एक कोने में बैठी मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। सभी सम्राट के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर नवीन ठाकुर आईसीयू से बाहर आए तो तानिया उनसे बात करने जा ही रही थी कि सम्राट की मम्मी ने उसे रोक लिया और दबी जुबान में कहने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी हम जिंदा हैं अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए। तुम्हें ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। रोहन और सम्राट के पापा डॉक्टर से बात करने के लिए आगे चले गए। डॉक्टर नवीन भी कम नहीं थे। उन्होंने उस महिला को तानिया का हाथ पकड़ते हुए देख लिया था। आप लोग कौन हैं? जी, मैं राजवीर ठाकुर, सम्राट का पिता, और ये रोहन है उसका दोस्त। शायद सम्राट की पत्नी के साथ उसकी मम्मी है, उन्हें भी बुला लीजिए। उन्हें भी पता होना चाहिए सम्राट की तबीयत के बारे में। मजबूरन उन लोगों को तानिया को भी बुलाना पड़ा। तानिया ने घबराते हुए पूछा, सम्राट कैसे हैं अब डॉक्टर?
एक अच्छी खबर ये है कि उसके शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, और बुरी खबर ये है कि वो अभी भी बेहोश है। उसे अब तक होश में आ जाना चाहिए था। मैंने कई बार उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे डर है कहीं सम्राट कोमा में ना चला जाए। कल का दिन और इंतजार करके देखते हैं, तान्या ने बड़े यकीन से कहा। सम्राट कोमा में नहीं जा सकते, वो जल्दी होश में आ जाएंगे। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर नवीन तान्या का आत्मविश्वास देखकर हैरान रह गए। उन्होंने प्यार से तान्या के सिर पर हाथ रखा और वो चले गए। सम्राट के मम्मी पापा और रोहन को एक एक करके सम्राट से मिलने जाने दिया गया। बिस्तर पर पड़े खामोश सम्राट को देखकर सबकी आंखें भर आई। हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को रुकने की मनाही थी। सिस्टर ने सबको घर जाने के लिए कहा। आप सब लोग घर जाइए, आपके मरीज के होश में आते ही आपको फोन पर सूचित कर दिया जाएगा। सम्राट के मम्मी पापा मनोज के साथ घर चले गए। तान्या ने रोहन को घर की चाबी दी और घर जाकर आराम करने के लिए कहा। तुम घर पर जाकर आराम कर लो, मैं रात को यहाँ रुक जाता हूँ। नहीं रोहन, तुम घर जाओ। सम्राट होश में आते ही मेरे बारे में पूछेगा, मुझसे मिलना चाहेगा। मुझे यहाँ ना पाकर वो परेशान हो जाएगा। वैसे भी उसके बिना मुझे वो घर काटने को दौड़ेगा। तुम्हें लगता है तुमसे झगड़े के बाद वो होश में आने पर सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछेगा? मुझे लगता नहीं, यकीन है कि होश आने पर सबसे पहले उसकी जुबान पर मेरा नाम आएगा। आंखें मुझे तलाशेंगी। मैं सिर्फ उसकी पत्नी नहीं हूँ, उसकी किस्मत हूँ। पति पत्नी के रिश्ते की यही तो खास बात है। दोनों चाहे कितना भी झगड़ लें, लेकिन अंत में एक हो ही जाते हैं। तुम हमारे झगड़े को इतनी गंभीरता से मत लो। मुझे अपने पति को मनाना अच्छी तरह से आता है। 2 दिन हो गए थे सम्राट को आईसीयू में बेहोश पड़े हुए और तान्या को घर गए हुए। सुबह रोहन के आते ही तान्या थोड़ी देर के लिए घर चली गई, कपड़े बदलने के लिए। बाद में जब वापस आई तो देखा उसके सास ससुर डॉक्टर से बात कर रहे थे, सम्राट को दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। उसे देखते ही वो चुप हो गए। उसने उन्हें नजरअंदाज करते हुए डॉक्टर नवीन से पूछा, डॉक्टर मेरे पति कैसे हैं अब? वो अब भी बेहोश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। मेरे हिसाब से उसे कल ही होश में आ जाना चाहिए था। उसकी बेहोशी देखकर लग रहा है कि शायद वो कोमा में चला गया है। ये बेहोशी कुछ दिनों की भी हो सकती है या फिर उससे लंबे समय की भी। भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्दी होश में आ जाए। तुम्हारे ससुर उसे दिल्ली ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक ऐसा करना उसकी जान को जोखिम में डाल सकता है। उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है और उसे आराम की जरूरत है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। उन्हें एक फॉर्म पर साइन करके देना होगा कि अगर कल को सम्राट की जान को कोई भी खतरा हुआ तो उसका जिम्मेदार हॉस्पिटल नहीं, वो खुद होंगे। तान्या ने तीखी नजरों से अपने ससुर की ओर देखते हुए डॉक्टर नवीन से कहा, डॉक्टर आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कुछ महीने पहले ही ये अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर उसे मृत घोषित कर चुके हैं। सम्राट की जिंदगी से जुड़ा हुआ हर फैसला लेने का अधिकार यहाँ मेरे अलावा किसी को नहीं है। वो यहीं रहेगा आपके हॉस्पिटल में। मुझे आपके इलाज पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर नवीन तान्या और उसके सास ससुर की बातों से समझ गए थे कि सम्राट और तान्या ने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया है। तान्या सम्राट अभी सुप्तावस्था में जरूर है, लेकिन उसका अवचेतन मन अपने आसपास होने वाली घटनाओं को महसूस कर पाने में सक्षम है। तुम उससे बातें करो, उसे अच्छे दिनों की याद दिलाओ। हो सकता है तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारी बातों से उसके शरीर में स्पंदन हो। यह तरीका कितना कारगर साबित होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। जी डॉक्टर। सम्राट को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके माता पिता उससे मिलकर घर चले गए। रोहन तान्या के साथ हॉस्पिटल में था। सॉरी तान्या, परसों तुम्हें मैंने काफी बुरा भला सुना दिया था फोन पर, और कल भी तुमसे ठीक से बात नहीं की। कोई बात नहीं रोहन, मुझे आदत सी हो गई है ऐसी बातें सुनने की। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता। मुझे सिर्फ सम्राट की कही हुई बातों से फर्क पड़ता है, बाकी किसी की नहीं। सम्राट किस्मत वाला है जो तुम जैसा दोस्त उसकी जिंदगी में है। यहाँ आने के लिए तुम्हारा जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। रोहन ने उसके हाथ में घर की चाबी देते हुए कहा, ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं आज शाम की बस से दिल्ली वापस जा रहा हूँ। ना जाने कितने दिन सम्राट को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल में रहने का खर्चा कहीं मेडिक्लेम से ज़्यादा ना हो जाए। मेरा भी मेडिक्लेम है, उम्मीद है सब मैनेज हो जाएगा। बाकी हमारी सेविंग्स हैं, कुछ मदद लगेगी तो तुम तो हो ही। रोहन भावुक हो गया। रोहन, मैं नीचे मेडिक्लेम के ऑफिस तक होकर आती हूँ, तब तक तुम सम्राट से बातें करो।
ठीक वैसे ही बातें करना जैसे तुम दोनों फोन पर बात किया करते थे। उसकी हालत देखकर वो भावुक हो गया। किसी तरह उसने अपने जज्बात नियंत्रण में किए और मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट जल्दी होश में आ जा, तेरी तानिया तेरा इंतजार कर रही है। तुझे पता है कल तानिया ने क्या कहा? मैं सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, उसकी किस्मत हूँ। वो जल्दी ही होश में आ जाएगा और होश में आते ही सबसे पहले उसकी जुबान पर तानिया का नाम आएगा। मैं तो उसका आत्मविश्वास देखकर हैरान रह गया था। तानिया अच्छी लड़की है सम्राट, और सच कहूं तो तुझे उससे अच्छी जीवन संगिनी नहीं मिल सकती थी। जब भी स्कूल के दिनों के बारे में सोचता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि तू और तानिया साथ हो। सब सपने जैसा लगता है। किसने सोचा था कि एक दिन तुम दोनों मिलोगे और तुम्हारी शादी हो जाएगी। आखिर तूने टीचर को पटा ही लिया। मुझे आज भी स्कूल का वो दिन याद है जब पहली बार तानिया हमारी क्लास में इंग्लिश पढ़ाने आई थी। उसके मुस्कुराते ही तेरे चेहरे का रंग बदल गया था। कितना छेड़ता था मैं तुझे तानिया का नाम ले लेकर, और तू नाराज होने की बजाय मुस्कुराता था। तुझे याद है एक दिन तूने कहा था काश वो मेरी टीचर ना होती और उम्र में मुझसे थोड़ी छोटी होती। अगर ऐसा होता ना तो सच में मैं उससे शादी करने में एक सेकंड नहीं गंवाता। तब मैंने कहा था पढ़ाई लिखाई में दिल लगाने की बजाय टीचर में दिल लगाया जा रहा है, बुरी बात है सम्राट। और फिर हम दोनों कितना हंसे थे। मुझे नहीं पता था तेरे मुंह से मजाक में निकली हुई बात एक दिन सच साबित हो जाएगी। जब भी मैं तुम दोनों को साथ देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। बड़ी अलग सी प्रेम कहानी है तुम दोनों की। आज शाम को मैं दिल्ली वापस लौट जाऊंगा, तू जल्दी से ठीक हो जा। हम सबको तेरी बहुत ज़रूरत है। तान्या की चिंता मत करना, मैं और दीपिका हैं यहाँ। जहाँ एक तरफ रोहन भावुक हो रहा था वहीं सम्राट बेहोश पड़ा था। उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मायूस होकर रोहन बाहर चला गया। उससे सम्राट की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तानिया के आते ही रोहन दिल्ली के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद सम्राट के मम्मी पापा और दादी आई उससे मिलने के लिए। उसकी हालत देखकर दादी रो पड़ी। तानिया को लगा दादी भी औरों की तरह उसे कसूरवार ठहराएंगी उसके एक्सीडेंट के लिए, लेकिन दादी ने उसे उल्टा सीधा कहने की बजाय गले से लगा लिया। सम्राट जल्दी होश में आ जाएगा, तू घबरा मत तानिया, सब ठीक हो जाएगा। दादी के स्नेह से भरे आलिंगन ने तानिया को भावुक कर दिया। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है राजवीर। सम्राट की हालत तेरे सामने। भगवान न करे अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करेगा? जायदाद का छाती पर रख कर ले जाएगा क्या? इस हाल में देखने के लिए बेटे को जन्म दिया था। दोनों शादी कर चुके हैं। तेरे मानने या ना मानने से कुछ बदलने वाला नहीं है। तेरे बेटे की खुशी तानिया के साथ है, दोनों को अपना ले। तानिया की सास ने धीरे से कहा, सब इसी के मनहूस कदमों का फल है। इससे पहले दादी कोई जवाब देती सिस्टर ने मिलने का समय खत्म हो गया है का बिगुल बजा दिया। दादी मन ही मन सोच रही थी कि ये तानिया के बुरे कदमों का नहीं बल्कि सम्राट के माँ बाप की बद्दुआओं का फल है। सम्राट की अर्धांगिनी है तानिया, उसे दी गई बद्दुआएं जाहिर सी बात है सम्राट को भी लगेंगी। ये नहीं सोचते कि तानिया को कोसकर अपने बेटे का बुरा कर रहे हैं दोनों। चूंकि सम्राट को अब आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया जा चुका था तो तानिया घर से जाकर अपने कपड़े और लैपटॉप ले आई थी। उसकी देखभाल के साथ काम भी करना जरूरी था। उसने हॉस्पिटल से ही अपना काम शुरू कर दिया था। इस वक्त पैसे की सख्त जरूरत थी। वो सम्राट के इलाज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। कितने दिनों से वो बेहोश था। उसे इस हालत में देखकर वो अंदर ही अंदर रोती थी। सिस्टर अभी उसकी सलाइन बदल कर गई थी। उसे देखकर कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे वो गहरी नींद में सोया हुआ हो। वो उसके हाथ को अपने हाथ से सहलाते हुए बार बार चूम रही थी और उससे बातें कर रही थी। कब तक सोए रहने का इरादा है सम्राट ठाकुर? यह अच्छा तरीका निकाला है तुमने मेरी नाराजगी से बचने का। आंखें खोलो सम्राट, देखो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अतीत में जो भी हुआ मैं भूल चुकी हूँ। तुम्हें लगता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर यह सच नहीं है। तुम पर शक करना अपने आप पर शक करने के जैसा है। मेरी नाराजगी की वजह थी मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा प्यार। सपने में भी तुम गलती से किसी और के साथ दिख जाओ ना तो मेरा पारा चढ़ जाता है। इसलिए उस दिन होटल में वो सब देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरे व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो सम्राट। मैं अब तुमसे कभी किसी बात पर भी झगड़ा नहीं करूंगी और ना ही कभी नाराज होंगी। तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कितना वक्त हो गया है तुम्हारी आवाज सुने हुए। सम्राट से बात करते करते तानिया की आंखें भर आई। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया। वो उससे बातें या तो सुबह करती थी या फिर रात को सोते समय। उसके सास ससुर और दादी रोज सम्राट से मिलने आते थे। हालांकि उनके आपसी रिश्ते में ज्यादा सुधार तो नहीं था।
लेकिन वो अब पहले की तरह उस पर कटाक्ष नहीं करते थे। सम्राट के जख्म तो भर रहे थे, लेकिन अभी भी वो कोमा में था। तान्या की तबीयत भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं थी। अक्सर सुबह उठते ही उसे उल्टी आने को होती थी, सिर चकराता था, कमजोरी सी महसूस होती थी। अपनी तबीयत के बारे में फिक्र करने की फुर्सत कहाँ थी उसके पास। आधे से ज्यादा समय काम में बीत जाता था और बचा खुचा सम्राट की फिक्र में। उसके निस्तेज बड़े शरीर को देखकर उसका हौसला टूटने लगा था। एक तरफ हॉस्पिटल का बढ़ता बिल और उस पर उसका जरा सी भी प्रतिक्रिया ना देना उसे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा था। रोज की तरह ही उसके सास ससुर और दादी आए थे सम्राट से मिलने के लिए। वो लोग उसे देखकर बाहर चले गए। दादी अभी भी कमरे में तानिया से बातें कर रही थी। तेरी तबीयत को क्या हो गया है? चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया है। मैं ठीक हूँ दादी, बस सम्राट की खराब हालत की वजह से तनाव में हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, सलाइन खत्म हो गई है, मैं अभी सिस्टर को बुला कर लाती हूँ। जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला, वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। दादी ने फटाफट से अपने बेटा बहू को आवाज़ लगाई। उसके सास ससुर ने जल्दी से नर्स को बुलाया। नर्स ने उसका बीपी और शुगर चेक किया, जो सामान्य था। उन्होंने उसके पीरियड्स के बारे में पूछा तो पता चला कि 2 महीनों से उसे ब्लीडिंग नहीं हुई है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। किस्मत ने उसे सरप्राइज कर दिया था। ये खबर इस समय पर आई थी जब उसे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी वो इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया दे। दादी तो ये खबर सुनकर खुशी के मारे भावुक हो गई। उन्होंने उसे गले से लगाकर खूब आशीर्वाद दिया। तानिया, ये खबर एक उम्मीद की तरह आई है इस कठिन समय में। सम्राट, अपने बच्चे को देखने के लिए तो तुझे अब अपनी आंखें खोलनी ही पड़ेंगी। ये खबर सुनकर उसके सास ससुर हैरान हो गए। एक तरफ उनका बेटा बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और दूसरी तरफ उनकी बहू की कोख में उसका अंश आ चुका था। पहली बार यह लड़की कहने की बजाय उसकी सास ने उसे तानिया कहकर पुकारा था। उन्होंने उसे गले से लगाकर प्यार तो नहीं किया, पर जाते हुए इतना जरूर कहा, मेरे बेटे और पोते की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम ठीक रहोगी तो उनका ख्याल रख पाओगी। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो लोग चले गए। 10 मिनट बाद मनोज भैया मुस्कुराते हुए आए, हाथ में नारियल पानी और फल लेकर। बधाई हो दीदी, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। बड़े साहब ने आपके लिए नारियल पानी और फल भेजे हैं, इस हिदायत के साथ कि जब वो लोग मिलने आए तो सब खत्म हो जाना चाहिए। रात का खाना मैं ले जाऊंगा। अब आपको हॉस्पिटल की कैंटीन का खाना खाने की जरूरत नहीं है। तान्या ने मनोज को मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा और सोचने लगी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। एक ही पल में सब कुछ बदलता हुआ सा नजर आ रहा है। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो माँ बनने वाली है। मन में मिश्रित भावनाएं थी। एक तरफ तो वो खुश थी और दूसरी तरफ यह एहसास उसे तकलीफ दे रहा था कि उसका सम्राट इस समय कोमा में है। वो उसे बताना चाहती थी कि वो पिता बनने वाला है। उसने उसके हाथ को अपने पेट पर रखा और उससे बातें करने लगी। सम्राट ठाकुर, सुना तुमने? तुम पापा बनने वाले हो। अगर तुम इस समय होश में होते तो मजाक में कहते, देखा तानिया, मेरी मेहनत रंग लाई। तुम बेकार में बच्चे को लेकर चिंता कर रही थी, देखना हमारे जुड़वा बच्चे होंगे। ये बात कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। अचानक से वो ना चाहते हुए भी रोने लगी। सम्राट, प्लीज अब तो आंखें खोलो, मुझसे ये अकेलापन सहन नहीं हो रहा है। मैं अपनी गर्भावस्था के ये 9 महीने तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम दोनों इस अनुभव को एक साथ महसूस करें। मैं इस समय तुम्हारी बहुत सारी परवाह और प्यार चाहती हूँ। इतनी अच्छी खबर सुनाई है मैंने तुम्हें, कोई तो प्रतिक्रिया दो। मैं जानना चाहती हूँ कि यह खबर सुनकर तुम खुश भी हो कि नहीं। अगर अगले 5 मिनट तक तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैं समझूंगी कि तुम इस खबर से खुश नहीं हो। उसे आज ये 5 मिनट भी बहुत लंबे लग रहे थे। 5 मिनट कब के बीत चुके थे। जिस प्रतिक्रिया का उसे इंतजार था वो उसे नहीं मिली। इस समय उसके हृदय का हर एक कोना गहरी पीड़ा में था। उसका हाथ जो अपने पेट पर से हटा ही रही थी कि उसे उसके हाथ में स्पंदन सा महसूस हुआ। वो उसकी उंगलियों की छुअन में तपिश महसूस कर रही थी। उसका हाथ और दिनों की तरह निस्तेज नहीं था, माना वो स्पंदन कुछ सेकंड्स के लिए था। लेकिन आज उस स्पर्श में उसने उसे महसूस किया था। उसने सम्राट के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने अभी जो महसूस किया वो सच था या फिर उसका भ्रम। सम्राट के माता पिता घर में तानिया के बारे में बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से तानिया हमारे सम्राट का साथ दे रही है, उससे तो लग रहा है कि हमारे बेटे ने उससे शादी करके सही फैसला किया है।
उसे जायदाद से बेदखल करने के बाद भी उस लड़की ने सम्राट का साथ नहीं छोड़ा। उल्टा कुछ महीनों तक तो वही अपनी तनख्वाह से घर चलाती रही, यहाँ तक कि उसने माँ को भी संभाला। आप सही कह रहे हैं, हमने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी उसने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। तानिया बुरी लड़की नहीं है, बुरे हम हैं। उन दोनों की शादी होना किस्मत में लिखा था। पंडित ने मुझे कहा था कि सम्राट की शादी अपने से बड़ी उम्र की तलाकशुदा लड़की से होगी, लेकिन तब मैं ये बात मानने को तैयार नहीं थी। बहुत खरी खोटी सुनाई थी मैंने उस पंडित को। इतनी लड़कियां दिखाए सम्राट को, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उसकी किस्मत खुद चलकर दिल्ली से मनाली आ गई और फिर जिसका डर था वही हुआ। सच कहती हैं माँ जी, हमारे स्वीकार करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे सम्राट की पत्नी है और उसके होने वाले बच्चे की माँ भी। इस सच को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। सम्राट कोमा में है और तानिया प्रेग्नेंट। हम दोनों को ऐसी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकते। कल को दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो हम अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। क्या करेंगे इस जायदाद का जब मेरा बेटा, उसका परिवार ही साथ नहीं होगा। सम्राट के पिता बनने की खबर ने मुझे बेहद भावुक कर दिया है। अब तो सुबह शाम बस एक ही दृश्य आंखों के सामने घूमता रहता है। सम्राट के बच्चे दादू दादू कहकर मुझे अपने संग खेलने के लिए जैसे पुकार रहे हो। सच कहा आपने, मेरा भी यही हाल है। सोचिए, कल्पना इतनी सुखद है तो यथार्थ कितना सुखद होगा। इधर सम्राट के माता पिता अपने पोता पोती के ख्यालों में खोए हुए थे, उधर तानिया उसकी तबीयत को लेकर परेशान थी। उसने जब डॉक्टर से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यह उसका भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि सम्राट का शरीर डॉक्टर के चेक करने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। पर उन्होंने उसे सांत्वना देने के लिए कहा कि इस बात से वो अपने आप को निराश ना होने दे और अपनी कोशिश जारी रखे। चमत्कार होते हुए देर नहीं लगती। तानिया की खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह से उल्टियां कर करके वो बेहाल हो रखी थी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। वो चुपचाप सीट पर लेटी हुई सोच रही थी कि अगर सम्राट इस समय ठीक होता तो उसका कितना ख्याल रखता। एक तरफ उसे रोना आ रहा था और दूसरी तरफ गुस्सा भी। उठो ना सम्राट, कब तक यूं ही आंखें बंद करके लेटे रहोगे? तुम ही सोचो ना, मैं अकेले सब कैसे संभालूंगी? परिवार के नाम पर एक तुम ही हो मेरे पास। मुझे डर लग रहा है सम्राट, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज उठो ना। ये कहते कहते वो रो पड़ी। आज उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इस समय वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके सास ससुर सम्राट से मिलने आए थे, तानिया के लिए हाथ में नारियल पानी और फल लेकर। उन्हें देखकर उसने झट से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नारियल पानी और फलों के लिए शुक्रिया, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मैं नीचे जाकर अपने लिए ले आऊंगी। उसकी सास ने उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, डॉक्टर के पास कब जाना है तुम्हें चेकअप के लिए? इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर सविता है, 1 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट है उनके साथ। सम्राट की तबीयत में कुछ सुधार है। तानिया बताना चाहती थी कि कल रात उसे कुछ महसूस तो हुआ था, लेकिन फिर वो चुप हो गई, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर तो उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उसके ससुर शांत थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी सास ने कहा, हम लोग बाहर ही हैं, 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूंगी। नारियल पानी पी लो, थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। सम्राट जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे रोगी तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तानिया अचानक से रोते हुए उनके गले लग गई। कुछ सेकंड्स के लिए वो समझ नहीं पाई कि वो उसकी इस हरकत पर क्या प्रतिक्रिया दे। कुछ समय पहले जिस लड़की से उन्हें इतनी नफरत थी, वो आज उनके गले से लगकर रो रही थी। उसे यूं रोते देख उनकी आंखें भी नम हो गई। वो प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगी। बहुत रोना हो गया, चलो अब रोना बंद करो। तुम अकेली नहीं हो तानिया, हम तुम्हारे साथ हैं। बात बात पर रोगी तो काम कैसे चलेगा? मेरा यकीन मानो, सम्राट जल्दी ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम करो, मैं बाहर ही हूँ। जी। तानिया मन ही मन सोच रही थी कि आजकल उसकी जिंदगी में सब कुछ अप्रत्याशित घट रहा है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। खैर, नारियल पानी पीने के बाद तानिया थोड़ी देर के लिए सो गई। उसकी सास उसे समय पर ना उठाती तो उसकी नींद ही नहीं खुलती। दोनों डॉक्टर सविता से मिलने चले गए। प्राइवेट ओपीडी होने के कारण ज्यादा भीड़ नहीं थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ही नंबर आ गया। डॉक्टर सविता के व्यक्तित्व में एक अपनापन सा था। उनसे बात करते ही तानिया सहज महसूस करने लगी। शुरुआती जांच करने के बाद उन्होंने उसे सोनोग्राफी के लिए लेटने के लिए कहा। मैं तानिया की सास हूँ, क्या मैं सोनोग्राफी के समय उसके साथ रह सकती हूँ? जी जरूर। सोनोग्राफी करते समय डॉक्टर सविता के चेहरे पर पहले तो हैरानी के भाव दिखे, फिर खुशी के।
तानिया ने घबराते हुए पूछा। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ तानिया, सब ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है। तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो। ये खबर सुनकर तानिया और उसकी सास दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उसे जब बच्चों के दिल की धड़कन सुनाई तो तानिया की आंखें भर आई और वो मन ही मन सोचने लगी, काश इस समय सम्राट उसके साथ होता तो वो भी अपने बच्चों की पहली धड़कन को सुन पाता। डॉक्टर ने तानिया की सास की तरफ देखते हुए कहा, जुड़वा बच्चों के कारण तानिया को ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ेगी। आपको उसका ख्याल सास की तरह नहीं, उसकी माँ बनकर रखना पड़ेगा। कुछ ब्लड टेस्ट और दवाइयाँ लिख दी हैं। तानिया, ना ज़रूरत से ज़्यादा काम करना है और ना ही आराम। अपने आप को खुश रखो और जिससे तुम्हें खुशी मिलती है वो काम करो। वैसे तुम्हारे पति क्यों नहीं आए साथ? ये सवाल सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई। वो इसी हॉस्पिटल में दाखिल है मैम। कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। ऑपरेशन के बाद से वो कोमा में है। ये सुनकर डॉक्टर सविता स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जो उन्होंने सुना था। तानिया की हालत देखकर उनका मन एक ही बात सोच रहा था कि ये भी भगवान की कैसी लीला है। एक तरफ पति कोमा में जा चुका है और दूसरी तरफ पत्नी मां बनने वाली है। अधिकतर मामलों में मरीज के एक बार कोमा में जाने के बाद होश में आने की संभावना बहुत कम रहती है। पता नहीं तानिया और उसके बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है। तानिया आज खुद को बेहद भावुक महसूस कर रही थी। जुड़वा बच्चों की खबर ने उसे स्तब्ध कर दिया था और एक बार फिर किस्मत को मानने पर मजबूर कर दिया था। उसे उन हनुमान मंदिर वाले पंडित की बात याद आ रही थी। तुम्हारे हाथ में दूसरी शादी और जुड़वा बच्चों का योग है। शादी का शुरुआती समय थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, उसके दिल ने कहा। इसका मतलब सम्राट ठीक हो जाएगा। रात को यूं तो वो साइड में लगी सीट पर सोती थी लेकिन आज वो खुद को सम्राट के साथ सोने से रोक नहीं पाई। थोड़ी सी जगह पर सिमट कर वो सम्राट के साथ लेट गई और उससे बातें करने लगी। सम्राट, हनुमान मंदिर वाले पंडित की बात सच निकली। तुम जुड़वा बच्चों के पापा बनने वाले हो। मैं दो बच्चों को एक साथ कैसे संभालूंगी? अपने बच्चों को संभालने के लिए तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। एक बार होश में आ जाओ, फिर जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारी हर बात मानूंगी। प्लीज उठो ना सम्राट। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो उठो। अगर बच्चों को जन्म देते समय मैं मर गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा? उसके इतना कुछ कहने पर भी सम्राट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। गुस्से में रोते हुए वो अपना हाथ उसके हाथ से अलग कर ही रही थी कि उसे सम्राट के स्पर्श में कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसने उसे छुआ हो, पर वो खुशी कुछ ही सेकंड्स के लिए थी। उसके शरीर ने फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी उम्मीद एक कदम आगे बढ़ती और 10 कदम पीछे हो जाती। कभी कभी लगता जिंदगी उसे पागल बना रही हो। एक तरफ तानिया के सास ससुर बेहद खुश थे जुड़वा बच्चों की खबर से, और दूसरी तरफ अपने बेटे की तबीयत को लेकर उदास भी। उसे ऐसी हालत में देखना उनके लिए असहनीय होता जा रहा था। वो उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने के बारे में सोच रहे थे। उसके माता पिता दादी के साथ सुबह देर से हॉस्पिटल आए थे। दादी ने तानिया को गले लगाकर जुड़वा बच्चों के लिए बधाई दी और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा। सम्राट के जख्म तो ठीक हो चुके थे लेकिन उसकी बेहोशी अभी तक टूटी नहीं थी। उसकी हालत में सुधार ना देखते हुए उन्होंने तानिया के हाथ में सफेद रंग का लिफाफा थमाते हुए कहा, हम लोग कल सुबह दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सम्राट की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे मेल कर देना। मैं दिल्ली में डॉक्टर से बात करके देखता हूँ। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। हमारे बीच चाहे कितना भी मतभेद क्यों ना हो, लेकिन सच तो यही है कि वो हमारा इकलौता बेटा है और तुम हमारी बहू। हम तुम दोनों को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर तानिया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने अपने ससुर के मुंह से सुना है वो सब सच है या फिर कोई साजिश है सम्राट को उससे दूर करने की। उसने पैसों का लिफाफा उन्हें वापस कर दिया। फिलहाल पैसों की जरूरत नहीं है, ये लिफाफा आप वापस रख लीजिए। अचानक से आपका रवैया बदल कैसे गया? कहीं आप इलाज के बहाने से मेरे बच्चों के जन्म लेते ही मुझे उनसे और सम्राट से अलग तो नहीं कर देंगे? जो खुद से नहीं बदलते उन्हें वक्त बदल देता है। जैसे भी हैं तो उसके माँ बाप ही। तुम दोनों शादी कर चुके हो और फिलहाल तुम्हें बहू के रूप में अपनाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चिंता मत करो, हमारा तुम दोनों को अलग करने का कोई इरादा नहीं है।
हमने तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। जब तक सम्राट ठीक नहीं हो जाता, तब तक तुम और सम्राट दोनों हमारे साथ दिल्ली रहोगे। बाद में तुम दोनों की मर्जी। खैर, हमारी अनुपस्थिति में मनोज रोज सम्राट से मिलने आता रहेगा। कुछ भी समस्या हो तो अपनी मम्मी या मुझे फोन कर देना। हम जल्दी ही सम्राट और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। सम्राट के मम्मी पापा होने के नाते हम तुम्हारे भी मम्मी पापा हुए। तुम चाहो तो हमें मम्मी पापा कहकर बुला सकती हो। अपने ससुर के मुंह से यह शब्द सुनकर वो हैरान हो गई। तानिया दादी की तरफ देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि ये सब सच है या झूठ। तेरे सास ससुर ठीक कह रहे हैं तानिया, इस समय सम्राट के ठीक होने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। तू और सम्राट अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। दादी की बात सुनकर तानिया ने राहत की सांस ली। उसकी सास ने जाते हुए कहा, हो सके तो हमारे व्यवहार के लिए हमें माफ कर देना। मैं समझती हूँ तुम्हारे लिए हम पर विश्वास करना कठिन हो रहा होगा। एक कदम हमने बढ़ाया है, एक कदम तुम भी बढ़ा कर देखो। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद ही तानिया ने उन्हें सारी रिपोर्ट्स मेल कर दी। दिल में कहीं ना कहीं संशय अभी भी था, लेकिन सम्राट के माता पिता के आग्रह को अस्वीकार भी नहीं जा सकता था। 15 दिन से ज्यादा हो गए थे सम्राट को कोमा में गए हुए। उसका कोमा से बाहर आना जरूरी था। इन कुछ दिनों में तानिया की जिंदगी में इतना कुछ हो रहा था कि सब उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। उसने सोचना समझना छोड़ दिया था। जिंदगी जिस दिशा में लेकर जा रही थी, वो बिना कोई सवाल के उस दिशा में चली जा रही थी। खैर, उसके पास इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। जिस दिल्ली को तानिया छोड़कर भागी थी, जहां दोबारा कदम न रखने की उसने ठानी थी, आज वही दिल्ली उसे वापस बुला रही थी। टू बी कंटिन्यूड।